हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जिनका फेज 1 का एग्जाम हो चुका है उनका एग्जाम भी बहुत बेहतर ढंग से गया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। जो फेज 1 का एग्जाम दे चुके हैं वो तो जानते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। बहुत ही आसान आपको प्रश्न आए हैं और उन्हीं के बेस पर मैं आप लोगों के लिए आज पुनः प्रश्न लेकर के आया हूँ। जो भी थोड़ा बहुत बाकी है वो भी आपका कसर पूरा हो जाए, थोड़ा भी कुछ बाकी न रहे। तो चलिए हम लोग वैसे प्रश्नों की ओर चलते हैं जो फेज 2 में आपको आने की संभावना रखते हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि AQ बराबर इतना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, AQ है ना, और बराबर में है 1 + 8, 1 + 7 अर्थात क्या हुआ, 8 हुआ। यहाँ से आप A का वैल्यू निकाल सकते हैं कि 2 हुआ। उसी तरह से यहाँ पर भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यह क्या है, 3 का क्यूब है और ये क्या है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 1 + 7 और B है। तो ध्यान दीजिए 3 का क्यूब क्या होता है, तितरी की नौतरी 27 होता है। अब 27 में से 8 आएगा इधर, तितरी की नौतरी 27 यहाँ पर होगा और उसमें से 8 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ 19, 19 किसका वैल्यू आया, B का वैल्यू आया। उसी तरह से यहाँ पर आप C को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 64 और 64 में से आपका 8 चला जाएगा तो कितना आएगा 56 हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगा। और इसी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको A + B + C का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 56 है, ये आपका 19 से जोड़िएगा तो कितना होगा 75 होगा, और 75 में 2 जोड़िएगा 77 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि आने की संभावना रखते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर करा है कि इसका एक गुणनखंड है उसको आपको बताना है। ध्यान दीजिए प्रश्न में आप क्या करा है, यहाँ पर है x के पावर 4, तो इसे आप लिख सकते हैं ना x² और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस x² है और +1 है। अब ध्यान दीजिए इसे हम लोग a + b के होल स्क्वायर पर करना चाहते हैं। तो ये आपका a² + 2ab यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी ये आपको पॉसिबल होगा। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें x² जोड़ना पड़ेगा, मेंटेन करने के लिए x² घटाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपको 2x² हो जाएगा, अर्थात x² + 1 का होल स्क्वायर हम लोग इसे अब लिख सकते हैं। और माइनस में क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ पर जो ये है दोनों ना आपस में जुड़ जाएंगे तो 2x² हो जाएगा, अर्थात a² + 2ab और प्लस b², एक का स्क्वायर अर्थात b² हो गया। और उसे हम लोग लिख सकते हैं x² + 1 का होल स्क्वायर और माइनस में x²। अब ध्यान दीजिए ये किसके फॉर्म में आ गया, ये आपका फॉर्म में आ गया a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो इसे आप लिख सकते हैं a + b × a - b, अर्थात x² + 1, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं x, ये क्या है, ये b का काम करेगा x, और ये टोटल कितना काम करेगा, a का काम करेगा। तो ये हो गया a + b और इंटू a - b, अर्थात x² + 1 और माइनस x a + b इंटू a - b। अब यही गुणनखंड है, इसमें कौन सा मैच कर रहा है उसी को आपको देखना है। x² + 1 - x, x² + 1 - x, यहाँ पर +1 - x, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न का क्या है, प्रश्न कर रहा है कि एक मानचित्र का स्केल आपको दिया हुआ है कि 1:10,000 दिया हुआ है। यहाँ पर मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर माप के आयताकार क्षेत्र में दिखाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि जो जंगल है ना, जंगल जो है आपका मानचित्र पर वो 10 बाई 100 सेंटीमीटर है। ये जो जंगल है मानचित्र पर, ठीक है, चित्र पर यहाँ पर जंगल है, आपको ये दिखाया गया है 10 बाई 100 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर एक कह रहा है ना कि जो जंगल है इस जंगल को वास्तविक क्षेत्रफल अर्थात जमीन पर दिखाया जाए और वो भी वर्ग किलोमीटर में दिखाया जाए तो कितना होगा, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो मानचित्र पर जंगल है क्या है आपको सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मानचित्र में क्या है 1:, आपको 10,000 दिया गया है जो मानचित्र पर है, तो मानचित्र पर यहाँ पर जंगल आपको दिखाया गया है। ये जो जंगल है ना ये आपका मानचित्र पर है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर जो मानचित्र पर जंगल है इसको यदि हम जमीन पर दिखाएं, यदि हम इसे जमीन पर दिखाएं तो
तो कैसे दिखाएंगे? तो इसको जमीन पर यदि हम लोगों को दिखाना हो, क्या करना हो, जमीन पर दिखाना हो, तो उसके लिए ये 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जब जमीन पर कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर जमीन पर आपको 10,000 हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा, तो 10,000 से क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और इसकी ये चौड़ाई की बात होगी। अब लंबाई को भी उसी तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। जमीन पर आपका लंबाई 100 है और 100 क्या करना पड़ेगा, जमीन पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो जमीन पर कितनी है, यहाँ पर 1 है तो जमीन पर इतना है। जब यहाँ पर 100 रहेगा आपको यहाँ पर मैप पर, तो जमीन पर क्या होगा, जमीन पर उससे गुणा करना पड़ेगा तब ना जमीन पर दिखेगा। तो ये आपका 10,000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो आपका मानचित्र कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जमीन पर होगा तो वो उसका साइज आपको इतना होगा जमीन पर, वो भी सेंटीमीटर में। ये सभी क्या होंगे, आपको सेंटीमीटर में होंगे जमीन पर। यहाँ पर भी क्या था, सेंटीमीटर में था, लेकिन मानचित्र पर ये आपका सेंटीमीटर पर हो रहा है, क्या हो रहा है, जमीन पर। अब इसको आपको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। और आप जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 और 100, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 और यहाँ पर 100, अर्थात इतने आपको यहाँ पर सेंटीमीटर हो गए। 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर हो गए। तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो इससे आपको भाग देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। वो किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इतना से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और इसको भी कैलकुलेट करने के लिए किलोमीटर में इतना से ही आपको 1 लाख से आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। 1 लाख से भाग दीजिएगा तो आपको जो आएगा अब वो आपको किलोमीटर में आएगा। जो अब आपको आएगा यहाँ पर वो किलोमीटर में आएगा। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, ध्यान दीजिए। ये 5 शून्य है ना, तो आपको 5 शून्य यहाँ से आपको कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए 4 शून्य है और यहाँ पर आपका 6 शून्य है, 6 4 10 शून्य है और 5 5 10 सभी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 10 बचेगा। अर्थात जमीन पर जो है वो जो साइज का भूमि है वो कितना हो गया है, 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की साइज पर होगी। 10 वर्ग किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको आसानी समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो पुनः एक बार समझने का इसे प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक मानचित्र का स्केल जो है ना 1:10,000 है। अर्थात जो 1 सेंटीमीटर है वो आपको यहाँ पर जमीन पर 10,000 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर की माप के आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। जो जंगल है, जो जंगल मानचित्र पर है वो 10 बाई 100 सेंटीमीटर के रूप में है। तो यदि हम उसे जमीन पर लिखें, उसे हम लोग क्या करें, जमीन पर लिखें, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम लोगों को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि यह 1:10,000 के रेशियो में है ना। जब वह 1 सेंटीमीटर है मैप पर तो वो जमीन पर कितना है, 10,000 सेंटीमीटर है। तो जब 10 सेंटीमीटर है मैप पर तो जमीन पर कितना होगा, उसने गुणा करना पड़ेगा आपको 10,000 से, तभी उतना होगा। उसी तरह से 100 सेंटीमीटर तो उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। और आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के योग के बराबर हो। कहने का अर्थ क्या है कि 9 क्या है, संख्या है और इसके धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे। धनात्मक गुणनखंड के बारे में इसकी बात हम लोग करें तो 1 होगा, 3 होगा और खुद 9 होगा, ठीक है ना, इसके धनात्मक गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ उदाहरण आपको दिया हुआ है कि 28 एक संख्या है, उसके धनात्मक गुणनखंड आपको इतने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 28 शामिल नहीं है। तो 28 शामिल अर्थात इसमें 9 भी शामिल नहीं है। यही इनके क्या हुए, इनके आपको यहाँ पर जो है वो किसी संख्या की संपूर्ण संख्या, यदि यह संख्या की संख्या को छोड़कर, यहाँ पर छोड़ने की बात कर रहा है, योग के बराबर हो। अर्थात जो इनका योग हम लोग करें ना इस संख्या के बराबर हो, तो इसका हम लोग योग करेंगे तो क्या यह 9 के बराबर आएगा, नहीं 4 हो जाएगा। उसी तरह से इसको हम लोगों को चेक करना है क्या वो 6 के बराबर आएगा। लेकिन उस खुद जो संख्या है उसको यहाँ पर शामिल नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना है। तो ये संख्या आपको 6 है और 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, ध्यान दीजिए 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। लेकिन 6 को शामिल नहीं करना है और उनका योग करना है। यदि इस संख्या के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वह संख्या आपको क्या कहलाएगी, वह संख्या आपको यहाँ पर संपूर्ण संख्या कहलाएगी।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा आज का क्लास और बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।